एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरदीप सिंह पुरी साहब, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, इस वक्त आपके सामने बैठे हैं और आए हैं, खुशखबरी लाए हैं। कहा जा रहा है कि राखी पर बकायदा मोदी सरकार की तरफ से ये रक्षाबंधन गिफ्ट है, 200% की छूट। हरदीप जी, स्वागत इस अच्छी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ओणम का त्योहार है, कल रक्षाबंधन है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमें ये जानकारी दी आज सुबह, तो हम सबने यही कहा, एक भारत के एक तरफ तो प्रथम सेवक हैं, पर भाई के तौर से बहनों को ये रक्षाबंधन का गिफ्ट है। ये जो सिलेंडर प्राइस जो है 200 रुपए रिड्यूस किया गया है, और मैं आपको इसके बारे थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स दे दूं। मैं वही जानना भी चाह रही थी, आज तो वजह क्या है और कैसे कर पाए? जो अब तक नहीं कर पाए वो आज कैसे किया? नहीं, ऐसा है, अब तक कई चीजें ऐसी कर पाए जो हम सोच भी नहीं सकते थे। पहली बात तो 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला तो एलपीजी कनेक्शंस उस समय भारत की जो जनसंख्या है उसको सिर्फ 45% को कवर करते थे। देश में 2014 में 14 करोड़ कनेक्शंस थे, उनको बढ़ाया उन्होंने और 14 करोड़ कनेक्शंस को ले जाकर वो 33 करोड़ तक आज ले आए हैं। दूसरा, जो हमारी समाज में जो इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी के बारे जिनको ये कैटेगरी मानी जाती है या बिलो पॉवर्टी लाइन, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो भी क्वालिफाई करते हैं हमारी बहनें, उसमें उनको 2016 में निर्णय लिया कि 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत उनको कनेक्शन दिया जाएगा। कनेक्शन का क्या मतलब है? कनेक्शन है, जब वो कनेक्शन दिया जाता है तो एक तो टेबल टॉप दिया जाता है और उसके साथ सिलेंडर दिया जाता है, और कनेक्शन जो है पाइप्स और बाकी चीजों के जो गैस सिलेंडर को इस्तेमाल करने के लिए, उसकी वन टाइम कॉस्ट होती है कोई 3,600 रुपए। तो मैडम, 8 करोड़ योजना, उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन देने का निर्णय लिया। जो समय था उससे कई महीने पहले 8 करोड़ कनेक्शन पूरे कर दिए गए, और फिर अभी कुछ महीने पहले, 1 साल पहले, यह निर्णय लिया गया कि 8 करोड़ जो कनेक्शन है इसको 1 करोड़ 60 लाख और ऐड किए जाएंगे। तो ये इस समय देश में 9 करोड़ 60 लाख लाभार्थी हैं उज्ज्वला के। जब डीबीटी या उनके खाते में 200 रुपया डायरेक्टली नहीं जाता था, तब भी हमारा खर्चा कोई 6-7 हजार करोड़ पर एनम था। फिर हमने ये निर्णय लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि जो भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उन सबको 200 रुपया डीबीटी उनके खाते में डायरेक्ट जाएगा, सब्सिडी के तौर पर। आज क्या हुआ है? आज जो 33 करोड़ नॉर्मल कनेक्शंस हैं डोमेस्टिक सिलेंडर के, उनके लिए जो दाम है वो 200 रुपए कम कर दिया गया है। कोई ये संभव कैसे हो पाया पुरी जी? क्या हुआ, क्या पीछे का क्या खेल था? इसमें कोई खेल नहीं है। क्या गणित? नहीं, इसमें हर एक चीज में एक कमिटमेंट होती है। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी, आप देखिए, जब ये ग्लोबल टर्ब्यूलेंस थी तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम कहां जा रहे थे? हमारे जो G20 के देश हैं उनमें किसी में 20% जून, जुलाई, अगस्त 2021 और अगस्त 2023 में आप कंपेयर करें तो कहीं 40% बढ़ा G20 देश में, कहीं 30%, और भारत में जहां तक मुझे ख्याल है 5% दाम कम हुआ 2 साल में। तो अब एक हमारे जो
मित्र लोग हैं जिनको आप विपक्षी दल कहते हैं, जिनको मैं कहता हूं कि हमारे विरोधी नहीं है, उनकी अकल पे कभी कभी थोड़ा सा पर्दा जो है वो आ जाता है। देखिए, दाम कम करने के लिए किसी चीज में भी किसी को नुकसान उठाना पड़ता है। किसी को नुकसान कौन उठाते हैं? पेट्रोल और डीजल के लिए पिछले 2 साल में 2021 नवंबर से और 2022 मई में 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केंद्रीय सरकार सेस लगाती है वो 13 रुपए और 16 रुपए कम की, इसलिए दाम कम आया। और हमारी जो कंपनी है जिनको हम ओएमसीज कहते हैं, उन्होंने 28,000 करोड़ का घाटा उनको हुआ और उसमें 28,000 करोड़ में से 22,000 करोड़ हमने उनको रीएम्बर्स किया। और ये क्यों होता है? वो ये होता है, इसलिए होता है, और इसलिए मैं ये साथ लाया हूं आपकी, बिकॉज यू हैव अ प्रो पुअर पीएम। For it's not just market forces. Somebody has to take the responsibility and take the loss. नहीं तो इतना टाइम क्यों लगा? वही तो सवाल है। ये 200 रुपए की छूट देने में इतना वक्त क्यों लगा? और बड़ा इंटरेस्टिंगली ये वो वाला वक्त क्यों है जब चुनाव एकदम ही नजदीक है? नहीं, चुनाव तो पीछे भी आए थे, आप भूल गई हैं। नहीं, मुझे कर्नाटक में भी चुनाव थे, तो खामियाजा भुगतना पड़ा ना आपको। नहीं, ना, ऐसा नहीं होता। अब किसी ने पूछा कि पेट्रोल का डीजल का दाम क्यों नहीं बढ़ा जब चुनाव आएंगे? अरे भाई, 2 साल से नहीं बढ़ा, 2 साल में कितने चुनाव आए हैं? तो ऐसा होता है, हर एक चीज में एक ग्लोबल रियलिटी होती है। अब ऐसा है कि हमारी कंपनीज ने 28,000 करोड़ का नुकसान लिया, ठीक है, फिर भी उन्होंने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और उसमें से 22 आपने उन्हें दोबारा दिए। हाँ जी, कॉम्पनसेट हमने कॉम्पनसेट किया 22,000 करोड़ का। हाँ। पेट्रोल और डीजल के दाम के कारण भी 30,000 करोड़ की उनको मिली इक्विटी के फॉर्म में। देखिए, निर्णय पेट्रोल और डीजल का या गैस का प्राइस कहां से आता है? लेट मी गिव यू एन एक्सप्लेनेशन। एक तो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे है। पिछले 2 साल में एक बैरल का दाम है $19.56 से चढ़ता चढ़ता $128 पर बैरल पहुंच गया, ठीक है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ये निर्णय नहीं लेते सेस को कम करने का, तो इस समय हालत क्या होनी थी? और बीजेपी के जो राज्य हैं उन्होंने भी अपना वैट कम किया। तो इससे क्या हुआ? जो अब सबसे ज्यादा हल्ला अगर देश में पता कहां से आता है? ममता दीदी की स्टेट से आता है। और वहां का पेट्रोल प्राइस पर लीटर कम से कम बाकी स्टेट, एक को मैं नेम करता हूं, उसके साथ मिला के 10 रुपए का अंतर है पर लीटर। सो जो लोग बातें करते हैं हाई प्राइसेस की, वो अपने यहां तो वैट कम नहीं करते, और कुछ ऐसी कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं जहां पे वो बढ़ाते जाते हैं प्राइस। पर हरदीप जी, अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। ये फैसला क्यों लिया गया? क्या वजह? इसलिए लिया गया क्योंकि हमारे यहाँ हमारी कल्चर है कि रक्षाबंधन के समय और त्योहार के समय आप अपनी बहनों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। सो मैं समझता हूं ये 200 रुपए जो हुआ है ये उसलिए हुआ। पर अगर मैं आपकी जगह होता और आप मुझे इंटरव्यू मैं कर रहा होता आपको, तो मैं पूछता कि और भी तो त्योहार आने वाले हैं, तो आपको ये तो मेरा सवाल था, आप वो सवाल नहीं ले सकते हैं। आपको तो मुझे टाई डाउन करना चाहिए कि जो रक्षाबंधन में अच्छा काम हुआ वो दिवाली पे भी होगा। क्यों जी, आपको कैसे लगता है? होना चाहिए ना। पर वो सवाल मैं तो उल्टा पूछे, इतना देर क्यों किया? अरे मैं आ रही हूँ। आप पहुंच रही है, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही है। अभी तो राखी तो मुझे मना लेने दीजिए। राखी तो कल हो जाएगी। रक्षा सूत्र बांध लेने दीजिए, रक्षाबंधन बांध ले। अब राखी पर पटाखा फोड़ते हैं। अब ये बताइए, आप कौन सा पटाखा फोड़ने वाले हैं? ये जो आपने मुझे पर्चा लीक किया है जी, होली के दिवाली जो आने वाली है रक्षाबंधन के बाद, ऐसा आप क्या करने वाले हैं? नहीं, मैं नहीं। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश सेवा के लिए जो आपने इतनी बड़ी फर्स्ट इंडिया निकाला, नमो द प्रो पुअर पीएम। देखिए, आप वेस्ट बंगाल में और एक अलाइड स्टेट में अगर 10 रुपए पर लीटर पेट्रोल का दाम में अंतर है, तो आप तो बड़ी गाड़ी चलाती होंगी जिसकी कैपेसिटी 55 लीटर होगी, 60 लीटर होगी। मुझे नहीं, बिकॉज एंकर्स आर वेरी वेल लुक्ड आफ्टर। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आप बैठी हुई हैं, मुझे पता है।
तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में कितना पड़ता है? आप कोई भी गाड़ी जो पेट्रोल भरवाने जाता है वो 1 लीटर तो भरवाता नहीं है, 60 लीटर होता है ना। 60 लीटर में 10 रुपए का फर्क हो तो एक बारी भरवाने में से कितना हो गया? अरे कोई बोल रहा है और भी बड़ी होती है आपकी गाड़ी। अरे मुझे भाई कंपनी वाले पिक एंड ड्रॉप देते हैं। नहीं वो कंपनी वाले नहीं, मेरा मतलब तो यह है कि मैं जेसी साहब को इनकरेज कर रहा हूं कि आप जैसी जो वरिष्ठ एंकर हो उनको और भी इनकरेज करना चाहिए। ये रिपीट आई एम ऑन योर साइड, ये रिपीट कीजिए आप। लेकिन एक सेकंड, आप मुझे बरगला नहीं सकते हैं। आपने रक्षाबंधन पर तोहफा दिया, दिवाली पर कौन सा पटाखा फूट रहा है? आप पेट्रोल कर रहे हैं, पेट्रोल को लेकर कोई खबर देंगे क्या? मैं कभी किसी विषय में, मैं अगर एप्पल पे डिस्कशन हो रही होती है तो मैं एप्पल से चल के ऑरेंज में नहीं जाता हूं। मैं तो कहता हूं कि आप कहिए कि अगली एप्पल की फसल और भी अच्छी हो और एप्पल जो है आने वाले सीजन में और अच्छे आए। तो मैं गैस की बात कर रहा हूं, सिलेंडर का दाम अगर कर रहे हैं, मैं अभी सिलेंडर के दाम पे हूं, आप एकदम उस पे संतरे पे पहुंच गई। अच्छा, तो ठीक है, तो मैं हेडलाइंस दे देती हूं कि सिलेंडर जो कि इस वक्त एप्पल कहे जा रहे हैं हरदीप पुरी जी की तरफ से, उन एप्पल्स के दाम में और गिरावट जो है दिवाली के टाइम पर आ सकती है। मैडम मैं तो लाइन मिनिस्टर हूं, मेरा तो काम ही यही है। पर मेरे को साथ में मंत्रिमंडल में हमारी वित्त मंत्री महोदया हैं, हमारी सिस्टर निर्मला जी, बाकी मिनिस्टर्स हैं, सारा तो ये कैबिनेट इज गवर्नमेंट फंक्शंस एज अ होल। बट इफ आई वर यू, आई वुड सेलिब्रेट द फैक्ट दैट there has been a gift by the Prime Minister to his sisters on the occasion of Onam and Raksha Bandhan. And the Prime Minister is a very generous person with his sisters and the needy sections of society. So he will do it. पर विपक्षी ये कह रहे हैं कि उनके ये जो फैसले लगातार वो अपने अपने राज्यों में ले रहे हैं, उन्होंने आपको प्रेशराइज करके ये करने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, आपकी जो हमारी जो आज का इंटरैक्शन का मीडियम हिंदी है और मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं कि अगर मैं कोई कोटेशन करूं तो मैं हिंदी में जवाब दूं। हाँ। अब देखिए, कोई भी कांग्रेस का नेता, अगर आप किसी एक दल की बात कर रहे हैं, अगर वो अपने लीडर्स की प्रशंसा ना करें तो दे विल स्टार्ट हैव टू बी लुकिंग फॉर अनदर जॉब्स क्विकली। ठीक है, वो करना है। अब हमारे वी आर ऑन द मून, वी आर ओवर द मून, सारी देश में खूब खुशी है, गर्व है कि वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच हैज लैंडेड ऑन द मून। ओके, वो ये नहीं कह रहे कि हमने ठीक नहीं, वो कहते हैं इसमें क्या खास बात है, पंडित जी ने ये सारा शुरू किया था। बिल्कुल, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं पंडित जी का। आई एम एन एडमायरर ऑफ पंडित जी, आई एम एडमायरर ऑफ ऑल दोज पीपल हु प्री 1947 मेड अ कंट्रीब्यूशन, और 1947 में। But let us not become absurd in our recall of history. Pandit ji to he went on to his heavenly abode in 1964 और ISRO तो 1969 में बना है। तो आपकी ये जो कांग्रेस की और जो ऑपोजिशन की जो सिनिसिज्म है, their cynicism and irrelevance goes together. तो ये जो कह रहे हैं कि नहीं उनके कहने किया, वो तो बड़ी बातें करते आए हैं। पार्लियामेंट सेशन के दौरान उन्होंने कहा ये बड़ा एक वो क्या नाम, एक आदमी है वो एक विपक्ष का नेता है आम आदमी पार्टी का, बाकी लोगों ने सिलेंडर्स की बात की। अगर उनकी बातों में आने के बाद उनकी बातों में हम आ जाते हैं तो दाम तब कम करने थे। हर एक चीज का टाइमिंग होती है, उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। वी वर नॉट सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन 6 months earlier, वी सेलिब्रेटिंग इट टुमारो। आपने नेहरू जी का जिक्र किया, इनकोस्पार करके सर 1962 में उन्होंने शुरू कर दिया था, फिर बाद में वो इसरो में हो गया था। हालांकि आपने अपनी सर्विसेज दी हैं सर, 37 साल का आपका 39 2 साल और, तो आपने तो वो चीजें देखी हैं जो मेरे ख्याल से किसी ने ना देखी है, ना समझी है, ना परखी है। But I am a post नेहरू एंट्री इनटू द फॉरेन सर्विस। पर गांधी एक जमाना था जब फॉरेन सर्विस बनी थी तो पंडित जी खुद लोगों को इंटरव्यू करते थे। उस जनरेशन के लोग भी थे हमारे सीनियर्स में, पर मैं तो कम्पिटिटिव इम्तिहान दे के आया हूं। मैंने वो सिफारशी कोटे में से नहीं आया था। लेकिन जो टाइम आपने बिताया है सर्विस में, चीन को लेकर आप जानते हैं बहुत हमलावर रहते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस। किसको लेकर? चीन को लेकर। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है
और वो अलग अलग गांव जा रहे हैं, बाइक से बकायदा गए थे इनफैक्ट, और उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग ये कहते हैं कि हथियाली है, और मोदी आंख में आंख डालकर चीन के ये कह नहीं पा रहे हैं कि पीछे हटो। देखिए, माननीय युवा नेता श्री राहुल गांधी जी कई बार गए वहां चीन। एक मुझे याद है, एक वर्ष ऐसा था वो गए थे, सोनिया जी गई थी, आनंद शर्मा जी गए थे, और फिर वहां के चीन का एक डेलीगेशन आया जिसने पार्टी टू पार्टी एमओयू भी साइन किया। मैं समझता हूं थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करें, जहां तक कि हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है चीन के साथ, वो 2014 के पहले क्या थी और 2014 के बाद क्या है। देखिए, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, अर्ली 60s में जो हुआ, आई डोंट वांट टू ओपन दैट अप एज अ चैप्टर हियर, बट एज फार एज चाइना इज कंसर्न, और ये जो हमारी अभी की नीति है कि वी कैन लुक समबडी इन द आई, एंड इशू ये है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इशू ये है आज आप कन्विंस्ड है कि नहीं, चाहे वो हमारा वेस्टर्न नेबर हो चाहे चीन हो, आज भारत एक ऐसी स्थिति में है दैट एनी ट्रांसग्रेशन, एनी एक्ट विच इज अनफ्रेंडली, वी आर इन अ पोजिशन टू गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई। तो अगर एक चीज कांग्रेस के नेता और बाकी जो विरोधी दलों के नेता अगर इस चीज को समझ लें, देन देयर सेंस ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री विल ऑल्सो इम्प्रूव। अब हार्दिक जी, मैं दोबारा कह रही हूं कि अभी आप फ्रंट में हैं, सरकार में, सरकार के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर हिंदुस्तान को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के मसले पर मैंने आपकी बात सुनी, आप कह रहे हैं कि आंखों में आंखें डालकर आज कहा जा सकता है। आपने उस वक्त भी काम किया है जब यूपीए सरकार एक अलग किस्म के फैसले लेती थी। आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है जो हमें ये बता सके कि उस वक्त के फैसले कैसे हुआ करते थे। एक एक्स ऑफिसर के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या उस वक्त में और आज की सरकार में चेंजेस हैं? कुछ चेंज तो वैसी चीज होती है, क्योंकि कहते हैं कि विदेश नीति तो नहीं बदलती है, कभी नहीं बदलती, सरकारें बदल जाती हैं। रूबिका जी, ऐसा है, चेंज और कंटिन्यूटी जो है ना, हम सब उसके विद्यार्थी हैं। अगर स्लोली चेंज होती हो तो वो कभी कभी वो जो बदलाव है वो नजर नहीं आता, तो ऐसे लगता है कंटिन्यूटी है। पर जो 2004 और 14 के बीच में, क्योंकि 2004 और 14 का मैं क्यों ले रहा हूं कि उस समय तक मैंने 2013 में रिटायर हुआ, आई वॉज अ रीजनेबली सीनियर ऑफिसर, सेक्रेटरी लेवल। उस समय और अब में एक बड़ा डिफरेंस ये है, दैट पीरियड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलिसी पैरालिसिस। आप लोग चाहे वो क्लाइमेट चेंज पे क्या हमारी नीति थी, हमारी पाकिस्तान के पास क्या नीति थी, बाकी विषयों पे हमारा क्या एटीट्यूड था, हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते थे। अभी हमारे खिलाफ, अभी नहीं, आने वाले 10-15 साल के बाद ये होगा कि हम बड़े सख्त डिसीजन ले लेते हैं। शायद डिड वी गो इन टू मच ऑफ अ हरी ऑन सम ऑफ दिस डिसीजन, बट आप ग्लोबल स्टैंडिंग देखिए। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, हम विश्व भर में 10वें स्थान पे थे एज एन इकोनॉमी। वहां से चल के हम 5वें स्थान पे पहुंचे हैं, पर उसको कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अभी आगे अगले वाले 2-3 साल में हम विल बी वन ऑफ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमीज। तो कुछ तो हमने ठीक किया होगा, नहीं तो हम कैसे वहां से लेकर यहां तक पहुंचे। देखिए, 190 साल की हमारी अंग्रेजों की हुकूमत थी यहां पे। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी सन 1700 में, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड 27% टू ग्लोबल जीडीपी। ये मेरा कहना नहीं है, कैम्ब्रिज में हिस्टोरियन है एंगस मैडिसन, उनका 1757 में जब अंग्रेजों ने यहां पे, आप अगर वहां से ट्रेस करते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, वहां से लेके 1947 तक हमारी कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीडीपी 25-27% से गिरते गिरते सिंगल डिजिट में आ गई थी। 1947 से 2014 तक क्या हुआ उसको आप रखिए, और पिछले 9 सालों में किस एक्सेलरेटेड पेस में हमारे यहां इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, बाकी चीजें। मैं आप छोटी सी उदाहरण देता हूं। 2014 में जो हमारे यहां वेस्ट प्रोड्यूस होता है, सिर्फ 15% वो प्रोसेस होता था। क्या होता था? 75% जो हमारा कचरा प्रोड्यूस होता था वो लेगेसी डंप साइट पे जाता था और कूड़े के ढेर बनते जाते हैं। रूबिका जी, आज वो 76% हो रहा है,
और आने वाले कुछ ही समय में 100% प्रोसेसिंग होगी। तो हरदीप जी, एनर्जी देखिए, मैं उस एक शब्द को अब आगे ले जाती हूँ। आपने कहा 2013 तक पॉलिसी पैरालिसिस था, आज क्या है? आज प्रोएक्टिव पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है, उसकी आपको दैट इज रेजोनेटिंग इन द वे G20 की अध्यक्षता आप कर रहे हैं। मैं G20 से मेरी एसोसिएशन रही है। 2008 में G20 बना हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट लेवल पे, पहले वित्त मंत्री के लेवल पे ग्रुपिंग होती थी। और आप देख लीजिए 2010 की समिट या कोई समिट बाद में कभी भी किसी देश ने जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत इस ग्रुपिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं, कभी भी नहीं हुई है। इट्स अ पीपल्स प्रेसिडेंसी। आप देखें थ्रू आउट द कंट्री नॉर्मली प्रेपरेटरी इवेंट्स होते हैं एक दो शहरों में और कैपिटल सिटी में। यहां पे द होल कंट्री इज रेवर्बरेटिंग विद G20। ये G20 जो 9 और 10 सितंबर को यहाँ दिल्ली में जो हम देखने वाले हैं, क्या वो हिंदुस्तान की तस्वीर को किसी तरीके से बदलता हुआ आपको नजर आ रहा है? Is it going to be that big? I think I have a slightly different take on it. The G20 is a success because India after 2014 is a success. It's resonating the world over. It's a large economy. It's on the way to being the third largest economy. Because we are a successful economy, we are also able to organize the G20 well. नहीं तो अगर आप इस समय आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, अब मैं आप कंपैरिजन करना नहीं चाहता हूं, पर ये अगर कार्यक्रम एक और बड़े डेवलपिंग कंट्री में होता जिसकी अर्थव्यवस्था कोई 16 ट्रिलियन है, वहां पे तो सबने मास्क पहना हुआ है। यहां पे कोई कोविड के दौरान आपने 220 करोड़ वैक्सीन बनाई और मुफ्त बांटी। और ये आपने 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र में, 150 में आपकी वैक्सीन गई है, 100 में आपके मुफ्त वैक्सीन आपने सप्लाई की है। तो ये दिस इज इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशन है, इट्स बीन ऑन द राइज बट इट्स बीन एक्सेलरेटेड एंड G20 शोज दैट। हरदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत शानदार है और विपक्ष ये कह रहा है कि आपने देश को डुबो दिया है। विपक्ष ये कह रहा है कि अगर अब जाकर जनता ने आपके विरोध में वोट नहीं किया तो देश को कोई नहीं बचा पाएगा। सीधे तौर पर वो आप पर ये आरोप लगाते हैं कि आप आंकड़ों से खेलते हैं, इसकी बाजीगरी करते हैं और जनता को परोसते हैं। और जनता, दैट मीन्स द विपक्ष हैज अ वेरी पुअर ओपिनियन अबाउट द जनता। उसका तो मतलब यही हुआ जो आप कह रही हैं, अगर विपक्ष होता है कि जनता, देखिए हम जनता के सामने एक बड़ा मैसेज लेके जाते हैं कि मोदी जी ने यह साबित किया कि गुड गवर्नेंस इज ऑल्सो गुड पॉलिटिक्स। दैट्स व्हाई ही रिपीटेडली विन्स एट द पोल्स, बिकॉज द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट आर रीचिंग द जनता। अब मैं आपको बताता हूं, आप कहेंगे नहीं पर कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल, अरे भाई हमारा वोट शेयर 1% भी नीचे नहीं गया। आप अंतर्यामी है क्या? मेरे वाले सवाल आपको कैसे पता चल जाते हैं हरदीप जी? क्योंकि मैं ऐसा है, जो बड़ी इफेक्टिव एंकर्स होती है ना, मेरी टीम उनकी साइकोलॉजिकल स्टडी करती है। हमें पता है कि रुबिता जी आप लोग क्या सवाल पूछने वाली है। देखिए एक जगह हमारा वोट शेयर 36% था, 36% रहा। इसका मतलब अगर हम चुनाव हारे हैं, इसलिए नहीं हारे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आई है, हम इसलिए हारे हैं, हमसे गलती हुई है। और वी आर ह्यूमन, जहां हम गलती करते हैं हम गलती को पहचानेंगे पर और कोर्स करेक्शन करेंगे। क्या गलती हुई है? आप कर्नाटक में अलग हुई है, हिमाचल में अलग हुई, वो तो आने वाला समय बताएगा आपको। नहीं, पर आपने गलती का जिक्र किया, वो गलती क्या थी? नहीं, इलेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, अगर आपका वोट शेयर उतने का उतना ही रह रहा है, ठीक है, तो देयर मे बी समथिंग व्हिच हैज टू डू विद मैनेजमेंट, with strategy, but not that the party's popularity has come down. Party's popularity in terms of membership and in terms of outreach is on the rise all the time. और इंडिया की पॉपुलैरिटी के बारे में आपका क्या कहना है? I.N.D.I.A नहीं, वो जो हमारी इंडिया है ना, जिसमें मैं पैदा हुआ था 1952 में, उसमें इंडिया में कोई फुल स्टॉप्स और कॉमा नहीं थे। दैट वाज अ डिफरेंट इंडिया। ये घमंडिया है, ये I फुल स्टॉप N फुल स्टॉप D I, ये घमंडिया है। आप इसे घमंडिया क्यों कहते हैं? मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। अब ऐसे कह रहे हैं कि देखिए कभी भी कोई राजनीतिक दल बनता है तो उसमें क्या कहते हैं, आप कहते हैं आप अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके आइए।
अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो इश्यूज पे होगा। पहले आप ये फैसला कीजिए। केजरीवाल जी मेरे साथ बैठे थे 15 अगस्त को ऊपर लाल किले में, तो मैंने कहा अरविंद जी आप तो परिवारवाद के खिलाफ हैं। बोला हाँ जी हरदीप जी, हमारे तो संविधान में लिखा हुआ है हम परिवारवाद में। तो मैंने कहा ये आपका तो ये जो आपका जो राजनीतिक दल है ये तो इसकी शुरुआत हुई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, तो जिसके खिलाफ आप आंदोलन करते उसी के साथ मिल रहे हैं। नहीं वो तो पॉलिटिक्स है, ये उनका जवाब था। फिर मैंने थोड़ा, हम भी माइंड गेम खेलते हैं, मैंने कहा तो फिर कैसा होगा दिल्ली में और पंजाब में आपके जो काडर हैं वो कांग्रेस पार्टी के काडर्स के साथ कैंपेन करेंगे? तो थोड़ा चुप हो गए। फिर आपको मुझे पूछा आपको क्या लगता है? मैंने कहा मैं तो स्टूडेंट हूं पॉलिटिक्स का, मैं बड़े साल बाहर रहा हूं, अब तो मैं समझता हूं, मैं देखना चाह रहा हूं ममता दीदी वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के साथ और कांग्रेस के साथ कॉमन फ्रंट करेंगी, आप कांग्रेस के साथ करोगे दिल्ली और पंजाब में, और मैं बिहार तक तो अभी पहुंचा ही नहीं हूं। देखिए इनके यहां 5-6 दावेदार हैं जो अपना चेहरा वहां पे पोस्टर लग जाते हैं कि ममता दीदी बहुत बढ़िया कैंडिडेट है पीएम के लिए वेस्ट बंगाल में, कहीं और बेंगलुरु में कुछ और लग जाते हैं, अब मुंबई में जाएंगे कुछ और लग जाएंगे। तो ये तय कर लें कि हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं तो इनके कितने दावेदार हैं और एक कैंडिडेट 1 दिन करेगा या 2 दिन करेगा, वो डिवाइड कर ले अगर उनको मौका मिला। वो जो मिलने वाला नहीं है, दूसरी बात है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं ये 7 दिन एक बांट देंगे कि एक दिन आप बनिए, और एक दिन आप बनिए। कोई कॉमन प्रोग्राम पे तो आ नहीं रहे हैं। पर ये तो कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी इस बार 2024 में देखने को मिलेगा। तो क्या मैं फिर अंग्रेजी पे आ जाऊंगा? हाउ कैन यू गेट एन एस टू रन अ हॉर्सेस रेस? आप सीरियस हो गई? नहीं, मैंने किसी के बारे नहीं कहा, मैंने कहा 2 अलग अलग लोगों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और क्या बात कर रहे हैं हम? There is one person who's been a hands-on chief minister of a state for कितने 12 साल, and then he has been hands-on prime minister, and India during that period has shot from here to here, and you're comparing it with somebody who's being launched and relaunched all the time. नहीं, पर ये जो आपने कहावत कही इसमें घोड़ा कौन है? और नहीं मैंने तो बोला ही नहीं, मैं तो कहावत के I took recourse to a कहावत। हाँ, तो वो कहावत में घोड़ा था और गधा था। मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने कहा कि जब भी कुछ कंपैरिजंस करते हो लाइक प्रोडक्ट्स में होना चाहिए, फ्रेंच में उसको कहते हैं प्रोड्यूस सिमिलर। तो आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी आपको कभी चैलेंज नहीं कर सकते हैं? नहीं, मैं कौन कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं कहने वाला? वो खुद ही कहते हैं कि ही इज इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स। आई हैव नेवर हर्ड अ क्लियर स्टेटमेंट कि राहुल गांधी जी वांट्स टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज द प्राइम मिनिस्टर। आई हैव नेवर हर्ड दैट। नहीं, लेकिन उनके If you were to make that statement, I could make a comparison. उनके बड़े नेता कहते हैं, अशोक गहलोत कहते हैं, कमलनाथ जी कहते हैं। आप सीरियस हो जाइए। अशोक गहलोत का कॉन्टेक्स्ट है, कमलनाथ जी का कॉन्टेक्स्ट है, वो बेचारे खड़गे जी जो पार्टी के अध्यक्ष है वो चुप बैठे हुए हैं, क्या पता वो ही हो जाए। एम्बिशन तो हर एक में होती है। हाँ, तो वो कन्वीनर बन सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही। नीतीश बाबू ने तो मना कर दिया है। तो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो आने वाले दिनों में, भले ही आप उन्हें कुछ ना समझ रहे हो, एक कड़ा चैलेंज, तगड़ा चैलेंज आप लोगों को दे दे? देखिए मैं हमेशा एक बेसिक पोजीशन पे हूं कि किसी भी सरकार को, हम अपनी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, वी नीड अ क्रेडिबल ऑपोजिशन, वी नीड दैट, बट हु इज टू प्रोवाइड दैट क्रेडिबल ऑपोजिशन? ना कांग्रेस पार्टी में उनमें जो आपकी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने के लिए जो नंबर चाहिए उससे कम है वो, बाकी ना जो पार्टीज की कॉम्बिनेशन बनती है, अगर ये मिल जाए और एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, देखिए क्रेडिबल ऑपोजिशन की जानकारी तब मिलती है अगर पिछले जो पार्लियामेंट सेशन में है, इफ दे हैड पार्टिसिपेटेड। वो एक शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स करते हैं, एक मुद्दा उठाते हैं, जब हम जवाब देने पहुंचते हैं उस मुद्दे पे वो भाग जाते हैं। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी लाने में, क्रेडिबिलिटी नॉट इन आवर आईज, क्रेडिबिलिटी इन द आईज ऑफ द पीपल एट लार्ज। अगर उनकी ऑपोजिशन, उनकी जनता के बारे ये अप्रिसिएशन है कि हम जनता के साथ कोई बाजीगारी कर सकता है, कोई बेवकूफ बना सकता है, दैट मीन्स दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द पीपल। तो आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, तो कितनी सीटें 2024 में हरदीप सिंह पुरी साहब कह रहे हैं आप लेकर आएंगे? मैं तो समझता हूं कि आपने, यू बीन वेरी काइंड टू मी, जाते जाते आपने वो क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं फुल टॉस तो नहीं, कम से कम रीजनेबली राइजिंग बॉल। मेरी प्रिडिक्शन थी 2014 के चुनाव के बारे में, आई एम ऑन रिकॉर्ड, वी वर राइट।
19 के चुनाव में मैंने कहा था वी वर राइट एंड आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन दैट. आई ऑल्सो प्रेडिक्टेड ट्रम्प्स फर्स्ट विक्ट्री. आई हैव अ बुक ऑन दैट. बट आप सिफोलॉजिस्ट भी हैं. आप सिफोलॉजिस्ट भी हैं. नहीं, सिफोलॉजिस्ट नहीं हूं. मैं सुबह उठता हूं और आई ट्राई टू अब्सॉर्ब व्हाट्स हैपनिंग एंड आई डोंट बिलीव एवरीथिंग इन द रिटन वर्ड और द हर्ड वर्ड. मैं आपको आज आपके शो पे विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूं, आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बाय itself will get 10 to 15% more seats than it had in the 2019 election. यानी 303 से कितना पहुंचा? Yes. 315 पार जाएंगे आप? मैं 315 करेंगे या 325 पार करेंगे, मैं बता, जो भी सीट्स हैं उससे 10 से 15% मिनिमम एडिशनल आएंगी हमारे 2024 में. भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट्स. बहुत बहुत और आप मेरे को बुलाएंगे ना प्रोग्राम में? नहीं, ये इसी नंबर के साथ, इस आंकड़े के साथ में. चलिए, ये 10 से 15% आप ज्यादा ला रहे हैं कि नहीं? हरदीप सिंह पुरी साहब यहाँ भारत 24 के मंच पर वादा कर रहे हैं कि इस नंबर पर वो एक बार फिर से चर्चा करने के लिए आएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप जी हमसे बातचीत करने के लिए. तो ये थे हरदीप सिंह पुरी साहब जो कि रक्षाबंधन पर तोहफा लेकर आए हैं. 200 रुपए की सब्सिडी लाए हैं. हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप सिंह पुरी जी आपका. और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर रहें. रुबिका, आप भी मंच पर रहें. और इसी बीच में स्वागत करना चाहूंगी मिस्टर जयन मेहता का, जो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं. आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमूल के. बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेहता जी आपका. मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जेसी सर को. इसके साथ ही मंच पर बुलाना चाहूंगी मनोज जिज्ञासी जी को भी. एक बार जोरदार तालियां, ये खास मौका मोमेंटो देने का हरदीप सिंह पुरी जी को. और खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं मिस्टर जयन मेहता, मैनेजिंग डायरेक्टर अमूल. जोरदार तालियां एक बार. हमारे गिफ्टिंग पार्टनर जीवा आयुर्वेद को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास इवेंट का हिस्सा बनने के लिए. भारत 24 समिट विजन ऑफ न्यू इंडिया.